बबलू, विशाल और विकास तीनों काफी जिगरी दोस्त थे। कोलकाता में रहते थे। तीनों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और तीनों बेरोजगारी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन की बात है, बातों बातों में विशाल बोला, यार तुम लोगों ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना है? काफी कुछ सुना है मैंने उस फोर्ट के बारे में। राजस्थान में है, काफी पुराना और भयानक फोर्ट है वो। लोगों का कहना है कि वो भूतिया फोर्ट है, इसलिए शाम के बाद सूरज निकलने से पहले उस फोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तभी बबलू मुस्कुराते हुए बोला, जी विकास जी, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही है, भानगढ़ फोर्ट। मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के साथ। तुम लोग मुझे हर वक्त सताते रहते हो। वहाँ उस किले में कुछ सीरियस कर बैठोगे मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। विकास को लगा कि वो मना कर देगा तो उसके दोनों दोस्त भी भानगढ़ की तरफ जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ये सुनकर बेचारा विकास भी मान गया, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के बगैर अकेला नहीं रह सकता था। फिर तीनों ट्रेन में बैठकर राजस्थान की तरफ निकल पड़े। राजस्थान में बस और टैक्सी का सफर करते करते वे किले के सामने पहुंच गए। भानगढ़ फोर्ट काफी बड़ा और काफी लंबा फैला था। ऐसा लग रहा था कि वो सबको निगलना चाहता हो। काफी पुराना और लगभग खंडहर हो चुका है ये फोर्ट। तभी तो मैं सोचूं कि इस किले से लोगों की इतनी फटती क्यों है। फिर तीनों दोस्त टिकट लेकर अंदर किले में गए और घूमने लगे। किला अंदर से काफी विशाल और पुराना था। बड़े बड़े महल और उनके बड़े बड़े कमरे थे। पानी का एक विशाल तालाब था। राजा महाराजाओं की और बहुत सी पुरानी चीजें थी जो देखने लायक थी। काफी सारे देशी विदेशी पर्यटक किला घूम रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स किले के अंदर आकर चिल्लाने लगे, चलो सब लोग, शाम हो गई है, अब इस किले में रहना अलाउड नहीं है। गार्ड की बात मानकर सब लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन विशाल और बबलू का कुछ अलग ही प्लान था। हम एक काम करते हैं, आज रात इसी किले में रुकते हैं और देखते हैं कि इस किले के बारे में जो जो बातें करते हैं लोग, वह सच में सच है या अफवाह। नहीं नहीं, मरना है क्या? अरे कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें डरना नहीं चाहिए यार। चलो हम किसी कमरे में छिप जाते हैं। फिर बबलू और विशाल एक कमरे में भाग गए। तभी विकास ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी हट्टा कट्टा और भयानक था, वो विकास की तरफ ही आ रहा है। विकास को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो भागा और एक कमरे में छिप गया। किले का विशाल सा गेट बंद करा दिया गया और रात हुई। विकास एक कमरे में था। काफी घना अंधेरा था और विशाल को अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बबलू, विशाल, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास ने दोनों को कॉल लगाया, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी किसी ने विकास का मोबाइल खींचकर उसे किले से बाहर फेंक दिया। विकास ने सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक भयानक भूत। विकास डर के मारे किले में इधर उधर भागने लगा तो किले में इधर उधर बस भूत ही भूत मंडरा रहे थे। दासियों के भूत, सिपाहियों के भूत, राजाओं के भूत, रानियों के भूत, और उन भूतों के बीच विकास काफी बुरी तरह फंस गया था। भूत विकास के पास आकर उसे जोरदार टक्कर मार रहे थे और उड़ रहे थे। विकास बस इधर उधर गिर रहा था और चीख रहा था, बचाओ, बचाओ। इधर किले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तभी विशाल और बबलू उसके पास आए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। विशाल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने मजाक मजाक में हमारे दोस्त को बताया कि हम रात भर किले में रुकेंगे। उसे लगा सच में रुकेंगे। हम होटल चले गए, लेकिन वो होटल नहीं लौटा। प्लीज कुछ कीजिए। जो भी हो, किले का दरवाजा तो अब सीधे सुबह ही खुलेगा। बबलू ने काफी सारे पैसे गार्ड को दिए
और गार्ड मान गया। उसने किले का दरवाजा खोला और तीनों किले में विकास को ढूंढने लगे। विकास, विकास, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी गार्ड पर अचानक एक भूत ने हमला किया और देखते ही देखते गार्ड भी एक भयानक भूत बन गया। बबलू बचो! गार्ड का भूत बबलू और विकास को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दोनों दोस्त उस भूत से बचने के लिए किले में इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वो एक कोने में आकर छिप गए। तभी बबलू को वहां उस कोने में विकास बैठा हुआ दिखा। विकास, विकास, तुम होश में तो हो? विकास चलो यहाँ से, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बबलू और विशाल विकास को वहां से उठाकर अपने साथ किले से बाहर ले जाने लगे और किले के बंद दरवाजे के सामने आकर तीनों रुक गए। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? अरे यार, किले से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? तभी अब तक चुपचाप खड़ा विकास अचानक से बोला, है, किले से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। हैं? कौन सा रास्ता है वो? वो रास्ता है तुम दोनों की मौत। और अचानक विकास जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते विकास एक भयानक भूत बन गया। विकास, विकास, हम तुम्हारे दोस्त हैं, याद करो। दोस्त? मेरे दोस्त तो अंदर है। ऐसा मत बोलो विकास, सॉरी यार, हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मजाक किया। विकास, अगर हम तुम्हारे दोस्त नहीं है तो फिर कौन है हम? पहचानो हमें। पहचान लिया तुम दोनों कौन हो। हैं? कौन है हम? तुम दोनों हो मेरा शिकार। ऐसा कहकर विकास ने बबलू और विशाल पर जोरदार हमला किया और दोनों को मार दिया। फिर विकास का भूत वापस वहां से अंदर अंधेरे किले में चला गया और हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ फोर्ट के राज में खो गया। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है?
अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। आ, 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 राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहां नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूत! भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी! लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूटकर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए।
आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। पुनर्जन्म कहानी है पूना की एक मिडिल क्लास सोसाइटी की। 40 साल का अजीत अपनी पत्नी मंदा के साथ लंच खत्म करके मीठी मीठी बातें कर रहा था। मंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सारा बोझ हल्का हो गया। इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। वो क्यों? साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का आइडिया मेरा जो था। ये सुनकर अजीत रोमांटिक होते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें थैंक यू चाहिए। मंदा डार्लिंग, आज रात भर थैंक यू देने का मन है मेरा। मंदा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, तो जाकर बेडरूम में इंतजार करो, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। अजीत बेडरूम की तरफ निकल गया और मंदा दूसरी तरफ निकल गई। बाहर के सारे लाइट्स और बाकी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करने के बाद मंदा हॉल का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदा को झट से किसी ने पीछे खींच लिया। वो था अजीत। क्या कर रहे हो? ये दरवाजा बंद मत करना। अजीत, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो। बहस मत करो, चुपचाप अंदर जाकर सो जाओ। मंदा कुछ भी नहीं बोली। वो सीधे बेडरूम की तरफ निकल गई। पागल औरत, कोई अपना घर के बाहर खड़ा हो तो दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसे अंदर लेना चाहिए और फिर दरवाजा बंद करना चाहिए। मन्नू, अंदर आ जाओ। और अचानक बाहर से किसी ने हॉल में कदम रखा। वो था किसी 55 साल के बुढ़े का काफी भयानक भूत। अजीत, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मन्नू, तुम ऑलरेडी अंदर ही हो। अजीत, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ? इधर बेडरूम में मंदा काफी अस्वस्थ होकर बैठी थी। उसने डॉक्टर मनीष को कॉल किया। अब हेलो सर, मैं मंदा बोल रही हूँ। हाँ मंदा जी, बोलिए। अजीत फिर से बहक गया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर का दरवाजा बंद ही नहीं करने दे रहा। डोंट वरी, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। हमारी ट्रीटमेंट काम करेगी, भरोसा रखिए। वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी मनमानी और फिर थक कर सो जाएगा। आपने मेडिसिन दी है ना? मेडिसिन का नाम सुनते ही मंदा का दिल अचानक बैठ गया। हे भगवान, सारी मेडिसिन तो अजीत के पास है। अजीत, अब मैं आ गया हूँ। पिछला जन्म इस जन्म से मिल चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारी इस जन्म की आत्मा कितनी तड़प रही है अंदर। लेकिन चिंता मत करो, एक एक करके मैं उस आत्मा की सारी पहचान मिटा दूंगा, बिल्कुल इस मेडिसिन की तरह। अजीत के पीछे मंदा काफी भयभीत खड़ी थी। अजीत, पीछे मत देखो। मन्नू, मंदा आई है, मुझे उससे बात करने दो। नहीं, उसे नहीं देखना है। मन्नू प्लीज, मैंने तुम्हें अपने घर और शरीर में जगह दी क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया। तुम मेरा पिछला जन्म हो, लेकिन इस जन्म का भी तो मेरा कोई अस्तित्व है। मंदा मेरी जिम्मेदारी है। अजीत, ये क्या चल रहा है? मंदा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बेडरूम में आकर मिलता हूँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो। सारी दवाइयाँ जला दी। मैं डॉक्टर मनीष को कॉल करती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। ऐसा कहकर मंदा ने मोबाइल निकालकर कॉल किया और मन्नू गुस्सा हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मंदा बचाओ मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंदा। मैंने मेरे पिछले जन्म को इस जन्म का शरीर दे दिया। अब वो मुझे फिर से 100 साल पीछे मेरी उस दुनिया में ले जाना चाहता है जिसे मैं शरीर के साथ छोड़ आया था। ये मनीष कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मंदा, ये मन्नू मुझ पे हावी हो रहा है।
मेरे सामने आओ मंदा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं अजीत, वो सामने आ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इतने सालों बाद मिले हो तुम मुझे, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मंदा बचाओ मुझे। डोंट वरी अजीत, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें मिटा ही दूंगा। मंदा, मंदा मेरे सामने आओ, मुझे ताकत मिलेगी। मुझे डर लग रहा है अजीत। मन्नू अजीत का शरीर लेकर पीछे मंदा की तरफ बढ़ने लगा और मंदा भाग पाती या फिर अजीत उसे बचाने के लिए जोर लगाता, उससे पहले ही उसने मंदा का गला पकड़ लिया। अजीत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो। मन्नू छोड़ो उसे, मन्नू छोड़ो। मंदा और अजीत चीखते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नू ने अजीत के हाथों से मंदा के गले पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत की और मंदा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही मंदा की लाश नीचे गिर गई, अजीत को जोरदार सदमा पहुंचा। बस एक ही आखिरी चीख निकली अजीत की और उसके शरीर से अपनी आवाज चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मंदा के साथ साथ अजीत भी शांत हो गया। अब बचा है सिर्फ मन्नू। मन्नू को दोबारा जन्म मिल गया। अब मन्नू अजीत को उसकी पुरानी दुनिया में ले जाएगा और वही करेगा जैसे मन्नू चाहता था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, मौसम बदल गया और बाहर से घर के अंदर एक औरत की आत्मा गुनगुनाती हुई अंदर आ गई। मन्नू, मेरे मन्नू, मन्नू रे, मेरे मन्नू। वो आत्मा मन्नू के सामने आकर खड़ी हो गई। सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ मन्नू वहाँ मैं। इस जन्म में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया मैं जिंदगी में। घर, संसार, बीवी, बच्चे, बस इतना ही नहीं था मन्नू। चिंता मत करो मन्नू, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो क्यों आई हो यहाँ? इस जन्म का अपना शरीर लेकर उस दुनिया में जाने के लिए जो तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पाई। इस जन्म का शरीर? हाँ, मंदा मेरा अगला जन्म है। उससे मारकर तूने उसका शरीर खाली कर दिया, अब मैं उसका शरीर लेकर निकल जाऊंगी। स्वार्थी औरत, मरने के बाद भी खुद के दम पर कुछ न कर सकी। जा, शरीर ले और निकल जा यहाँ से। आत्मा नीचे गिरे मंदा के शरीर में जाकर लेट गई और फिर शरीर के साथ उठ गई। चल मन्नू, अब मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, बोलकर भी अब दोबारा मिलना नहीं। और फिर दोनों मंदा और अजीत के घर से बाहर निकले और मंदा और अजीत का शरीर लेकर मन्नू और सुजाता अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी दुनिया में निकल गए। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद।
प्रेम भैया चलो सब आ गए हैं। हाँ हाँ चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है। हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पूना में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी मैं चलता हूँ। बेटा ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रीनू आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रीनू आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एक दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रीनू आंटी। प्रेम आ गया, अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना? मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रीनू का घर जलने लगा। चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेनू का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी, वो बस
खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो, और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए।
काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है वो, प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी। जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है। पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया
और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घुप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी चारों दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है। ब्लडी स्टेपवेल। गर्मी के दिन थे। गर्मी से गर्म होती जमीन आधी रात के बाद ही ठंडी होती थी। अक्सर लोग कुएं के करीब तालाब की सीढ़ियों की तरफ इस गर्मी से सुकून पाने के लिए रात में निकल जाते थे। रात काफी हो गई थी। सभी गांव वाले बावड़ी से धीरे धीरे लौट आए थे, मगर साहिल, करण, अजय और विजू, चारों दोस्त बावड़ी की सीढ़ियों पर अभी लेटे ही थे कि धीरे धीरे बहती ठंडी हवा में उन्हें नींद आ गई। अमावस की रात ने ठाकुर की बावड़ी को छिपा लिया था। तभी साहिल के कान के पास छम 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 बजती पायल की आवाज सुनाई दी। साहिल की नींद खुल गई। उसने देखा एक लड़की नीचे तालाब की सीढ़ियां उतरती उसे इशारे से बुला रही है। साहिल समझा, इन्हें सोने दो, आज अपने हाथों में लड्डू होगा, और वो उस लड़की का पीछा करने लगा। लड़की सीढ़ियां उतरती उसे इशारा करती नीचे ले गई और साहिल के कानों में आवाज आई, छपाक, और लड़की बावड़ी के पानी में अचानक कूद गई। साहिल ने भी आव देखा न ताव, बावड़ी के पानी में कूद पड़ा, छपाक। मगर ये क्या? दिखाई तो कुछ नहीं दिया था, मगर साहिल की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके सोए तीनों साथी करण, अजय, विजू जाग गए और घबराए से इधर उधर देखने लगे। तभी करण बोला, अजय, विजू, ये तो साहिल की आवाज है और आवाज पानी के अंदर से आ रही है। लग रहा है नहाने के वास्ते गया होगा, शायद डूब रहा है, चलो देखते हैं। और सभी सीढ़ियां उतरते नीचे बावड़ी में गए। अब साहिल और जोर जोर से चीखने लगा था। फिर क्या था, तीनों दोस्त भी बावड़ी के पानी में कूद पड़े। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, पर ये क्या, एक साथ सभी दर्द से कराहते चीखने लगे। बावड़ी के पानी में जैसे भूचाल आ गया था। कुछ देर बाद चीखें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। सुबह ठाकुर की बावड़ी पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। बावड़ी के पानी से बाहर चारों की लाशें निकाल ली गई थी। ग्रामपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ औरतें, मर्द रो रहे थे। तब से लोग इस बावड़ी की तरफ जाना तो दूर, उसे देखना भी मनहूस समझने लगे थे। आज पूनम की रात अपने पूरे शबाब पर थी। 4 हादसे ठाकुर की बावड़ी पर पहले भी हो चुके थे, इसीलिए वहां रात में जाने वालों की तादाद कम ही नजर आने लगी थी। निखिल आज ही तो अपने ननिहाल ग्रामपुर आया था। वो ग्रामपुर में किसी को भी नहीं जानता था, सो अकेले नाना नानी के साथ बोर हो रहा था। एक दिन तो उसका किसी तरह घर में गुजर गया, मगर शाम होते ही वो नानी से बोला, नानी, जरा मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, देर हो गई तो घबराना नहीं, मैं घूमकर फिर आ जाऊंगा। निखिल बेटा जा, पर बावड़ी की तरफ मत जाना, नानी बोली। पर क्यों नानी, वहाँ ऐसा क्या है जो आप मुझे उधर जाने से रोक रही हैं? पहले जा, घूम कर आ जाने पर बताऊंगी। निखिल नानी के घर से बाहर गली में निकल गया था। तेज हवा शोर मचाए हुए थी। निखिल मन ही मन नानी की बात को सोचता हुआ गांव से बाहर चला जा रहा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर क्या राज है उस बावड़ी में जो नानी वहां जाने से हमें मना कर रही थी। अभी वो इसी में उलझा हुआ ही था कि उसके ऊपर से कीच कीच करीच की आवाज करता एक लंबे पंखों वाला भयानक काला पक्षी गुजरा और उसके बदन में डर की सिहरन दौड़ा गया। वो इस पक्षी के अचानक आने से कांप सा गया था।
उसने किस्से कहानियों में तो सुना था कि इस दुनिया में ऐसे पक्षी भी हैं जो किसी इंसान को अपने पैरों में दबाए उसे दूर देश ले जा सकते हैं। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तब तक ठाकुर की बावड़ी आ गई। ऊपर हवा तेज थी, सो ऊपर खड़ा रहने पर तकलीफ दे रही थी और निखिल इस हवा के दबाव से बचने के लिए बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बावड़ी का पानी चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। अभी पानी और उसके बीच 15-20 पायदानों का फासला था। वो संभलते हुए नीचे उतरता गया। अब वो बावड़ी के पानी के करीब था। निखिल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां, और वो बावड़ी के पानी के करीब सीढ़ियों पर बैठ गया और पानी की गहराई की थाह लगाने लगा। तभी उसे लगा कि कोई भारी चीज बावड़ी के ऊपर से लुढ़कती बावड़ी के पानी में छपाक से गिरी है। और कुछ ही देर के बाद ही उसने नोट किया कि भूच 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 की आवाज के साथ बावड़ी का पानी जैसे उबाल ले रहा हो। पानी के उबलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहां उबलते पानी की जगह एक हंसी की आवाज सुनाई दी। निखिल ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। वहां बावड़ी के पानी में खड़ी अर्धनग्न अवस्था में वो खूबसूरत युवती थी। चांदनी में नहाया उसका संगमरमरी बदन और रोशन हो उठा था। अब निखिल के मन में भी चाहत का समंदर उमड़ने लगा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे दोनों हाथों में एक बड़ा सा थाल है, उसमें कीमती सामान है। मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। युवती की आवाज सुनाई दी। कैसा थाल? कैसा कीमती सामान? देखो, ये रहा बड़ा सा थाल और सामान। और निखिल ने देखा उस अर्धनग्न युवती के हाथों में एक बड़ा सा तांबे का थाल था और उस थाल के ऊपर एक सिल्वर कलर का चाकू रखा पड़ा था जो चांद की रोशनी में बार बार चमक रहा था। वो समझ गया था कि युवती सही कह रही है। वो बावड़ी के पानी से बाहर निकलने में असमर्थ है। और फिर क्या था, निखिल कपड़े उतारकर कूद पड़ा बावड़ी के पानी में लड़की की सहायता के लिए। वो लड़की से करीब 10 फुट के फासले पर अभी इधर था कि वही भयानक लंबे पंखों वाला काला पक्षी जो उसे आते वक्त रास्ते में मिला था कीच कीच करीच की आवाज करता हुआ उसके ऊपर मंडराने लगा। वो युवती की तरफ से ध्यान हटाए हुए उस पक्षी की तरफ देखने लगा। तभी खूबसूरत युवती का वो खूबसूरत रूप यौवन गायब होता गया। अब उस खूबसूरती की जगह खून रिश्ता फफोलेदार चेहरा उभर आया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें दहकते शोलों की तरह लाल हो गई। मुंह के जबड़े से टेढ़े मेढ़े घूमे लंबे दांत बाहर को आ गए। उसके हाथों में नाखूनी पंजे उभर आए और उन पंजों में वो चमकता हुआ सिल्वर खंजर यानी चाकू आ गया। अब वो खूबसूरत युवती खौफनाक डायन का शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और निखिल जिस खौफनाक पक्षी को देख रहा था, अचानक वो शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अभी निखिल आसमान की तरफ सर उठाए उसे इधर उधर देख ही रहा था कि नीचे उसे गुर्राहट सुनाई दी। एक अजीब सी गुर्राहट। उसका ध्यान बट गया। उसने जैसे ही नीचे देखा वो चीख उठा। उसके करीब उस पर खंजर यानी चाकू ताने वो खौफनाक डायन खड़ी थी। तभी हाथों में मशाले लिए सैकड़ों गांव वाले ठाकुर की बावड़ी पहुंच गए और शोरगुल ज्यादा बढ़ गया। शोर को सुनकर निखिल का हौसला बढ़ गया। वो तेजी से डायन को देखते हुए बावड़ी के पानी में पीछे हट गया। डायन गुस्से में एक अजीब चीख मारती हाथों में खंजर लिए उसकी तरफ दौड़ने लगी। तभी गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जलती मशाल डायन और निखिल के बीच में फेंक दी और डायन एक अजीब चीख मारती हुई निखिल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगी। गांव का वही व्यक्ति दहाड़ उठा। अपनी मशाले फेंको डायन पर, नहीं तो वो निखिल को मार डालेगी। फिर क्या था, 8-10 गांव वालों ने अपनी जलती मशालें डायन पर फेंक दी और डायन एक अजीब सी कलेजा चीर देने वाली चीख मारती बावड़ी के पानी को फाड़ती उसमें गायब हो गई। तब तक निखिल भागता हुआ बाहर आ गया था। उसके नाना नानी उसे गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़े। अब सब कुछ शांत था। बेटा निखिल, तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि बावड़ी की तरफ मत जाना, पर तुम नहीं माने। अरे बेटा, ये ठाकुर की खूनी बावड़ी है। अपने ग्रामपुर गांव के 4 जवानों का खून पी गई है ये बावड़ी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, नहीं तो तुमसे हाथ धो बैठते हम बेटा। सिसकती नानी बोली। डरा सहमा निखिल अपने नाना नानी और गांव वालों के घेरे में घर आया, पर उसके दिमाग से ये घटना लाख भुलाने पर भी नहीं जाती। तहखाने का राज।
जैसलगढ़ की हवेली जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ यहाँ के इतिहास को महसूस करने आई है। इस भीड़ में सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और 4-5 लोगों का ग्रुप हवेली के पहले तहखाने की तरफ बढ़ा है और उन्हें सामने दूर अंधेरे में एक आदमी, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे आदमियों की तादाद भीड़ में बढ़ती हुई दिख रही है जो कि आधे कंकाल की तरह भयानक दिख रहे हैं, जो एक साथ इन कॉलेज के बच्चों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख वो बच्चे चिल्लाते हुए ऊपर पहुंचे और हवेली के अथॉरिटी मेंबर्स से मिलकर वो वाकया बयां किया, पर अथॉरिटी वालों ने इस बात को सिरे से नकार कर उन बच्चों को भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक 53 साल के आदमी रणधीर चौधरी, जो कि पेशे से ऐतिहासिक फोटोग्राफर, वो आराम से धीरे धीरे हवेली देखते, फोटो खींचते हुए उसी तहखाने तक पहुंचे और उन्होंने भी वो मंजर देखा जो उन बच्चों ने देखा था और वो सब रणधीर ने अपने प्रोफेशनल कैमरे में रिकॉर्ड किया और फोटो भी लिए। पर शाम होते ही उनकी लाश बाहर आई। लाश को उनके घर के पते पर उनके सामान सहित पहुंचा दिया गया। उनके बेटे साहिल चौधरी ने अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कर उस रात अपने पिता का कैमरा चेक किया, जिसमें उसे वो रिकॉर्डिंग और फोटोज ने हैरान कर दिया। अगले दिन साहिल ने सब एक पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने 3 खास जिगरी दोस्तों को बताया। साहिल ने एक पेन ड्राइव को पुलिस को बताकर FIR दायर करी उस हवेली के राज परिवार पर, जिसकी कोर्ट में पेशी है और राज घराने से जय सिंह राठौड़ आए हैं। राठौर साहब, क्या जो कुछ इस पेन ड्राइव में है उसके बारे में आपको पता है? क्या ये सच है? क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये सब मानता है, वो भी अगर सबूत हो तो जरूर मानता है। सरासर झूठ है जज साहब। हमारा परिवार भी पुश्तों से उसी हवेली के एक हिस्से में रहता है। 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां दिन रात रहते हैं। अगर कुछ होता तो हम सबको भी दिखता या हमारे साथ भी कुछ घटता। हमने पता करवाया है कि रणधीर चौधरी हृदय गति अवरोध के मरीज थे। तहखाने में घुटन से उनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दलील सुनकर जज ने केस खारिज कर दिया। अब साहिल अपने तीनों दोस्तों के साथ रात को घर की छत पर शराब पीते हुए कहता है, अब हवेली का राज वहां जाकर ही पता किया जाएगा। तुम साथ देते हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चारों जैसलगढ़ हवेली पहुंच गए हैं और पूरी हवेली को बारीकी से घूमकर वहां की चीजों को बारीकी से देख और लिखे हुए इतिहास को पढ़ भी रहे हैं। जितनी तस्वीरें लगी थी उनकी भी तस्वीर साहिल अपने मोबाइल कैमरा से ले रहा है। शाम होने को है और सारे पर्यटकों के बाहर जाने का समय नजदीक आने वाला है। उससे पहले वो चारों तहखाने में घुस गए हैं और वहीं रुक गए हैं। अरे साहिल, क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? नहीं, जो पता करना है वो यहीं इस तहखाने में है और यहीं रुक कर ही पता चलेगा। तू सच्ची में सबको मरवाएगा? भूतों का तो पता नहीं, पर पकड़े गए तो कुटाई पक्की है। और वो चारों वहीं अंधेरे में छुप गए हैं। हवेली खाली हो गई है। अंधेरे के साथ सभी कर्मचारी भी बाहर जाने लगे हैं, जिसका पता कर्मचारियों की आवाज सुनाई देने से उन चारों को चल रहा है। तो अब जल्दी निकलो, अंधेरा हो रहा है। जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। क्यों हर रोज कहना पड़ता है? ये सब सुनकर इन चारों को डर का एहसास हो रहा है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनमें से एक डर में भाग गया और एकदम से सामने एक राजा की शैतानी डरावनी आत्मा आई और उस लड़के के गले को पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर गला दबोचकर मार दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और उस दोस्त के मुंह से निकलते खून ने बाकी 2 को भी तहखाने के अंदर डरकर भागने पर मजबूर कर दिया, जहां फिर से एक एक कर आधे कंकाल वाले आदमियों की भीड़ बढ़ती गई, जिन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और मार डाला। ये सब देख साहिल रोता बिलखता तीसरी ओर भागा और तहखाने से बाहर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक महारानी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कमरे के बाहर उन भूतिया आधे कंकाल वाले आदमियों और राजा की भयानक आत्मा का जमावड़ा खड़ा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। ये देख साहिल खुद से ये बात करके बड़बड़ा रहा है, ये सब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पीछे से एक औरत की आवाज आई,
ये पापी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। साहिल पलटा और देखा कि तस्वीर से महारानी की आत्मा बाहर आ गई। साहिल पीछे कदम बढ़ाता हुआ गिरा। डरो मत बेटा, मैं उन जैसी नहीं हूं, और वैसे भी जो पता करने आए हो वो सच मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। तो सुनो। 123 साल पहले जीसलगढ़ घराना छोटा पर नामचीन था, क्योंकि महाराज चंदेर सिंह जनता के सामने और नजरों में बड़े दयालु और निष्ठावान थे। हर इंसान के सहायक थे, बड़े भावुक थे, पर उनका असली चेहरा बस मैं, उनकी महारानी शीत कंवर ही जानती थी, या फिर वो गुलाम जो वफादारी से उनकी गुलामी करते थे। वो सच ये था कि गांव से हर रोज एक औरत रात के अंधेरे में गायब होने लगी, जो कि महाराज अपने गुलामों से अगवा करवा कर हवेली के चमचमाते तहखाने में मंगवाया करते थे। उसके साथ जितनी बार और जितने समय तक रंगरलियां बनाते और मन भरने पर मरवा कर गांव के जंगल में लाश फेंकवा देते। कोई न कोई जानवर रात में उस लाश को खा ही जाता, और तब वो आधी खाई हुई लाश मिलने पर लगता कि जानवर का शिकार हुई है। एक आदमी बलदेव ने दिमाग लगाया और बड़बड़ाने लगा। सिर्फ औरत ही क्यों, जानवर जो भी हो, उससे सिर्फ औरत का शिकार ही करना है। और वो रात को छुपकर गांव के चौक में ही पेड़ के नीचे हर रोज सोने लगा। एक रात को जब एक औरत निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर गई, तो वहां से कुछ जोरों से छटपटाने की आवाजों ने बलदेव को उसका पीछा करने पर मजबूर किया, और उसने देखा कि कुछ लोग उस औरत को अगवा करके ले जा रहे हैं। पीछा करने पर देखा कि वो हवेली के खुफिया दरवाजे से अंदर गए हैं। अब बलदेव हवेली के सामने पेड़ों के पीछे छिप छिप कर दिन रात बिताने लगा। 4 रात बाद वो लोग उस औरत को वापस जंगल में लेकर गए और फेंक कर चले गए। बलदेव ने उस औरत की नाक के सामने उंगलियों से उसकी सांसें चलती महसूस की, तो अपने पास पड़े पानी से भरी जरी यानी चमड़े की पानी पीने वाली थैली से पानी छिड़क कर औरत को होश में ले आया, जिसने महाराज का सच बलदेव को बताया। बलदेव उस औरत को उसके घर ले गया और उसके घर वालों को आधी रात को ही गांव के सरपंच के घर लेकर गया और सब बताया। जल्दी ही गांव के 80 से ज्यादा मर्द इकट्ठे होकर हवेली पहुंचे। आधी रात को सोए हुए महाराज महारानी को बाहर जन सैलाब की चीख की आवाजें सुनाई दी और वो बाहर आए। आते ही सब मर्दों ने महाराज को खरी खोटी सुनाई, जिसके महाराज दिल मिला गए। महाराज तब भी ठंडे दिमाग से बोले, आप सब अंदर आओ, फिर सही से बात करते हैं। सब अंदर आए और आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बांध कर तहखाने की दीवारों में चुनवा दो। ऐसा ही हुआ। भयानक नरसंहार। मेरा मन भर आया और गुस्से में मैंने खंजर अपने पति महाराज चंदेर सिंह की पीठ में घोंप दिया और बाद में वही खंजर अपने गले पर भी चलाकर खुदकुशी कर ली। वो आधे कंकाल वाले आदमी सब वही हैं जो जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे, और साथ ही महाराज भी हैं जिनकी भटकती आत्मा शैतानी हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ साहिल छुपता छुपाता हवेली से बाहर आता है और वहीं के पुलिस थाने में राज घराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कोर्ट में अर्जी लगवाता है। हवेली के तहखाने की दीवारों को तुड़वाने की और अर्जी जज मंजूर करते हैं। पुलिस फोर्स जाकर मजदूरों से दीवारों को तुड़वाते हैं और उन्हें 80 नर कंकाल बरामद होते हैं। अब कोर्ट आदेश देता है राज परिवार को कि हवेली पर सरकार का कब्जा है और हवेली को ध्वस्त करने का आदेश किया जाता है। ऐसे होता है जैसलगढ़ की हवेली के तहखाने के राज का अंत। ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं। सामाजिक जोर नहीं, क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है, तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है।
2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है, तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन सोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई, आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया, पर शर्त याद है ना? Yes, my lord. Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, लुक आयशा एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी गुड न्यूज इफ यू बिलीव। यस मॉम, आई एम लिसनिंग। सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी, और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। आई वॉन्ट टू बीइंग अ मदर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। देन लिसन, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे, मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का, और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है, जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी हैं। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है, पंखों के सहारे घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए। पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए।
जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। Yes, my love. Thank you, baby. Today I am the happiest man on the earth. I will be there in the evening. अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है जो सहन नहीं कर पा रहा है और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है, पर पास के बेड पर जो थी वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है और इतना सा बच्चा वो उंगली चबा कर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही, फादर, ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। फादर, माई गॉड इज माई विटनेस, बट इफ आयशा डिड दिस आई विल आस्क हर द ट्रूथ। बस आप तैयारी कीजिए। सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रिस्ट चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है। आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डेमोन जिस पिता का कह रहा था वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागते हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां और वो एक बात कहता है, बस। I told you,
एंड यू प्रॉमिस दैट यू विल गिव मी माई गिफ्ट, और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है, पर जैनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डिमॉन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है।